हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं केबीएस जर्नल पेपर 2023 की दृष्टि से नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित पेडागोजी यानी साथियों शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 संभावित प्रश्न की क्लास नंबर साथियों 6। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा साथियों आज का पहला क्वेश्चन और साथियों क्वेश्चन नंबर 165। इससे पिछले साथियों 5 वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 164 तक कर लिए हैं। इस वीडियो में हम 165 से 194 तक क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन साथियों, शांति के लिए शिक्षा के संदर्भ में कौन से सुझाव का उल्लेख राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में नहीं है। साथियों, इसमें पूछा गया है शांति की शिक्षा के लिए कौन सा ऐसा सुझाव है जिसका उल्लेख एनसीईआरटी 2005 में नहीं किया गया। स्कूल में धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के उत्सवों का आयोजन किया जाए, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए जिससे महिलाओं के प्रति सम्मान और उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो, ऐसी फिल्मों की सूची तैयार की जाए जो न्याय और शांति के मूल्यों को बढ़ावा देती हों और उन्हें समय समय पर स्कूल में दिखाया जाए। लोगों को शांति का सृजक बनने के बजाय उसका उपभोक्ता बनाना चाहिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों, आप सभी जानते हैं स्कूल में समय समय पर धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता वाले उत्सव आयोजित किए जाते हैं। ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है जहां महिलाओं का सम्मान और उनके प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। ऐसे भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और ऐसी फिल्मों को भी समय समय पर लगाने के लिए एनसीएफ ने कहा है जिनसे शांति के मूल्यों को बढ़ावा मिले, न्याय और शांति के मूल्यों को बढ़ावा मिले। परंतु एनसीएफ 2005 में लोगों को शांति का सृजक बनने के बजाय उनका उपभोक्ता बनने की बात नहीं कही गई, अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सही रूप में मूल्यांकन का प्रयोजन है बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना, बच्चों को नाम देना जैसे धीमी गति से सीखने वाला, होशियार, समस्यात्मक विद्यार्थी, औपचारिक आकलन की प्रतीक्षा किए बिना उन बच्चों को पहचानना जिन्हें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है, बच्चों के अनुभवों, उनके स्वरों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देते हुए सतत व समावेशी मूल्यांकन करना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। जो सही रूप से मूल्यांकन का अर्थ है या प्रयोजन है वह कौन सा है। तो साथियों, जो सही रूप से मूल्यांकन का प्रयोजन है वह है बच्चों के अनुभवों और उनके स्वरों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देते हुए सतत समावेशी मूल्यांकन करना, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सीखने के प्रतिफल के संदर्भ में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विचार करने योग्य बिंदुओं में सम्मिलित हैं। बताइए साथियों, परीक्षाओं में सफलतापूर्वक भागीदारी के लिए अतिरिक्त समय तथा उपयुक्त संसाधन देना, विभिन्न विषय वस्तुओं को अनुकूलित, संशोधित या वैकल्पिक गतिविधियों का प्रावधान करना, उनकी आयु एवं अधिगम स्तर के अनुरूप सुगम पाठ्य वस्तु व सामग्री उपलब्ध कराना या उपयुक्त सभी। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। सीखने के प्रतिफल के संदर्भ में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विचार करने योग्य बिंदु कौन से हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 168, एक ऐसी संकल्पना जो शिक्षण अधिगम के दौरान बच्चे क्या जानते हैं और उन्हें क्या सीखने की आवश्यकता है के बीच अंतर को दूर करने का काम करती है। इस प्रक्रिया में शिक्षक, साथी तथा अन्य व्यक्ति उन बच्चों को कार्य करने या किसी संकल्पना को समझने में मदद करते हैं डॉट डॉट कहलाती है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रूब्रिक्स, पोर्टफोलियो, मचान या पढ़धारक। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक ऐसी संकल्पना साथियों जो शिक्षण अधिगम के दौरान बच्चे क्या जानते हैं और उन्हें क्या सीखने की आवश्यकता है के बीच के अंतर को दूर करने का काम करती है।
इस प्रक्रिया में शिक्षक या उस विद्यार्थी का साथी या अन्य व्यक्ति क्या करते हैं, बच्चों को कार्य करने या किसी संकल्पना को समझने में मदद करते हैं। यानी साथियों बात किसकी आई है, हेल्प की। किसकी आई साथियों, हेल्प की, अर्थात स्कैफोल्डिंग की। किसकी साथियों, स्कैफोल्डिंग को। स्कैफोल्डिंग को क्या क्या बोला जाता है साथियों, पाड़ बोला जाता है, मचान बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मचान बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मचान। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सीखने की प्रकृति एवं विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखने के द्वारा विद्यार्थियों को उचित वृद्धि एवं विकास में सहायता पहुंचती है। अधिगम एवं विकास एक दूसरे के पर्याय हैं। सीखने हेतु एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण होता है। सीखने के नियम दिए हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, वह ऑप्शन सी हो जाएगा। अधिगम एवं विकास क्या है, एक दूसरे के पर्याय हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के इस दस्तावेज में ने पाठ्यचर्या निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव में कौन सा सिद्धांत सम्मिलित नहीं है। साथियों इसमें बताया गया है कि एनसीएफ 2005 जो है दस्तावेज है, इसमें पाठ्यचर्या निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांतों को रखा गया है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो इसमें सम्मिलित नहीं है। पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, बिल्कुल सही बात है। पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना, यह भी सही है। एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो, यह भी बिल्कुल सही बात है। परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक कठिन बनाना, बिल्कुल नहीं, कठिन आप नहीं बनाएंगे, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यह सिद्धांतों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, श्री जेपी नायक के दुर्गाम्य, क्या साथियों, दुर्ग्राह, माफ करिएगा दुर्गाम्य बोल गया मैं, श्री जेपी नायक के दुर्ग्राह त्रिकोण में सम्मिलित नहीं है। समानता, गुणवत्ता, मौलिकता या परिमाण। बताइए साथियों। तो जेपी नायक जी के जो दुर्ग्राह त्रिकोण है उसमें कौन सम्मिलित नहीं है, उसमें मौलिकता सम्मिलित नहीं है। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मौलिकता की बात करें साथियों तो यह सृजनात्मकता का गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर या चिन्ह कैटल के 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली में कोई कारक नहीं है। साथियों से पूछा गया है, जो कैटल महोदय ने व्यक्तित्व कारक 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली दी है उसमें ऐसा कौन सा फैक्टर था जो इनमें से नहीं है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जो पी फैक्टर है यह सम्मिलित नहीं है। यम, ई और सी ये तीनों सम्मिलित है। किसके, कैटल के जो 16 व्यक्तित्व परीक्षण दिया है उन्होंने, वह इसमें सम्मिलित नहीं है। पी जो है उनमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अधिगम के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। अधिगम उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो अभ्यास एवं अनुभवों के कारण हमारे व्यवहार में स्थायित्व ग्रहण कर लेता है। गलतियां अधिगम का हिस्सा होती हैं और बच्चे जब इस लायक हो जाएं तो वे स्वयं उसमें सुधार कर लेते हैं। किसी विषय को सीखने का मतलब उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी शब्दावली को सीखना, उनके बारे में आलोचनात्मक ढंग से चर्चा करना और उनके बारे में लिख सकना। सीखना ज्ञान के निर्माण की एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसका संबंध अनुभवों की नवीन व्यवस्था से होता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या साथियों ज्ञान का निर्माण एक निष्क्रिय प्रक्रिया है या सक्रिय प्रक्रिया है? तो साथियों ज्ञान का निर्माण एक सक्रिय प्रक्रिया है, अर्थात ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, असुमेलित का चयन कीजिए। कौन सा है साथियों जो सुमेलित नहीं है? जेडपीडी की अवधारणा किसने दी? लेओ वाइगोत्स्की महोदय ने दी। 3 फेज थ्योरी किसने दी? कुर्ट लेविन ने दी। डिस्कवरी लर्निंग ब्रूनर ने दी। चेनिंग किसने दी? पाउलर ने दी। क्या कौन सा इसमें है जो सुमेलित नहीं है? तो साथियों जो ऑप्शन डी है यह सुमेलित नहीं। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, व्यक्तित्व की प्रक्षेपी प्रविधियों में शामिल है। कौन कौन सी है साथियों जो व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधियां हैं? रोसार्क परीक्षण जिसे साथियों रोरसा परीक्षण बोला जाता है, शब्द साहचर्य परीक्षा, चित्र साहचर्य परीक्षा, साक्षात्कार प्रश्नावली विधि, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसे
TAT बोला जाता है, प्लेटेनिक व्यक्तिगत इतिहास विधि। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन है यार, इस तरह के क्वेश्चन आपको KVS में देखने को मिलेंगे। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठवां ये सारे व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सीखने के लिए सीखना, जो सीखा है उसे छोड़ने की और दोबारा सीखने की तत्परता, नई परिस्थितियों के प्रति लचीले व रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर जोर डालने की आवश्यकता है। यह किसका उल्लेख करता है? इसका जो उल्लेख है वह कहां पर मिलता है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में, सीखने के प्रतिफल के रूप में, क्रियात्मक अनुसंधान में, या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 में। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इसका जो उल्लेख है वह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में मिलता है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर कूट संकेतन के आधार पर उत्तर करिए। साथियों जीववाद, जीववाद किसको बोलते हैं? जब बच्चा किसी निर्जीव वस्तु को क्या करने लगता है? सजीव समझने लगता है, अर्थात पहले का दूसरा हो जाएगा। अब बात करते हैं आत्म केंद्रीयता का, किसी वस्तु के बारे में वास्तविक ढंग से सोचना, दुनिया की अधिकतर चीजें अपने इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहने का विश्वास, उन वस्तुओं के प्रति अनुक्रिया करना जो सीधे दृष्टिगोचर नहीं होती। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। दृष्टिगोचर का मतलब होता है जो सीधे आपको दिखाई न दे, अर्थात ये वस्तु स्थायित्व का गुण है। तीसरे का चौथा हो जाएगा विकेंद्रीकरण, मतलब साथियों किसी एक बिंदु से अनेक बिंदुओं पर सोचना या देखना, किसी वस्तु के बारे में वास्तविक ढंग से या सोचना, इस प्रकार इसको कह सकते हैं। तो विकेंद्रीकरण यानी ऑप्शन डी का पहला हो जाएगा। और आत्मकेंद्रिता का मतलब दुनिया की, ऐसा बच्चा सोचने लगता है कि दुनिया की सारी चीजें उसके इर्द गिर्द घूम रही हैं, अर्थात आत्मकेंद्रिता का थर्ड हो जाएगा। साथियों पहले का दूसरा कहां पर है देख लीजिए। तो साथियों पहले का दूसरा ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी में है, अर्थात बी और डी कट जाएंगे। अब देखते हैं साथियों आत्मकेंद्रिता, दूसरे का तीसरा कहां पर है? तो साथियों दूसरे का तीसरा कहां पर है? दूसरे का तीसरा ऑप्शन ए में है, अर्थात यही क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भाषा शिक्षण में त्रिभाषा फार्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का प्रयास है। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में बहुभाषिता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार है। निम्नलिखित में से कौन से दिशा निर्देश इन लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक नहीं है? भाषा शिक्षण में बहुभाषिक कक्षा को एक संसाधन के तौर पर प्रयोग में लाया जाए, बिल्कुल सही बात। बच्चों की घरेलू भाषा स्कूल के शिक्षण का माध्यम होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात। हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वह भी मातृभाषा पर जोर देती है। त्रिभाषा फार्मूला को उसके मूल भाव के साथ लागू किए जाने की जरूरत है ताकि वह बहुभाषी देशों में बहुभाषी संवाद के माहौल को बढ़ावा दे, बिल्कुल सही बात है ये भी। बहुभाषिता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है, सही बात है। इसलिए यह सुनिश्चित हो कि हर बच्चा स्वीकार्य और असंरक्षित महसूस करे। साथियों असंरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए बच्चे को, बल्कि संरक्षित महसूस करना चाहिए, अर्थात एक जो वर्ड है यानी शब्द है, इसकी वजह से यह क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी यहां पर यदि संरक्षित होता तो यह भी बिल्कुल पॉजिटिव आंसर होता, परंतु यहां पर असंरक्षित है इसलिए यह नेगेटिव आंसर हो जाएगा, अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किस सिद्धांत के अनुसार जो काम जिस स्तर पर संभव है उसे उसी स्तर पर किया जाना चाहिए, ना कि उससे उच्च स्तर पर? जो काम निचले स्तर पर सुचारू रूप से किया जा सकता है उसे उसी स्तर पर किया जाना चाहिए। बताइए साथियों, साहचर्य के सिद्धांत, पूरकता का सिद्धांत, विकेंद्रीयता का सिद्धांत या केंद्रीयता का सिद्धांत? बताइए। तो साथियों जो पूरकता का सिद्धांत है वह इसकी व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। संशोधित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज का आरंभ रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति के उद्धरण से होता है। कार्य योजना 1992 ने प्रासंगिक लचीलेपन और गुणवत्ता के तथ्यों पर जोर देते हुए
इसके दायरे को थोड़ा और विस्तृत किया है। राष्ट्रीय संचालन समिति के सदस्यों में से एकमात्र सदस्य श्री श्री धनकर का संबंध राजस्थान से है। जब व्यवस्था प्रत्येक बच्चे तक पहुंचने का प्रयास करती है तो गुणवत्ता का मुद्दा नई तरह से कोई चुनौती यहाँ प्रस्तुत नहीं करता। बताइए साथियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो साथियों, जब व्यवस्था प्रत्येक बच्चे तक पहुंचने का प्रयास करती है तो गुणवत्ता का कोई मुद्दा नई तरह की चुनौतियां प्रस्तुत नहीं करता, यह कथन बिल्कुल गलत है, बल्कि गुणवत्ता का मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और यह चुनौतियों को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संदर्भ में बच्चों को समझने के लिए पारिस्थितिकी मॉडल प्रस्तुत किया? ब्रोनफेन बेंडर ने, दुर्गानंद सिन्हा ने, डॉक्टर उदय शंकर ने या प्रोफेसर एन सेन गुप्ता ने? बताइए साथियों, भारतीय संदर्भ में बच्चों को समझने के लिए पारिस्थितिकी मॉडल किसने प्रस्तुत किया है? तो साथियों, दुर्गानंद सिन्हा जी ने पारिस्थितिकी मॉडल प्रस्तुत किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। सीखने के प्रतिफल लर्निंग आउटकम्स दस्तावेज का निर्माण किया गया है BSER के द्वारा, NCERT के द्वारा, MHRD के द्वारा या NCT के द्वारा? बताइए साथियों, सीखने के प्रतिफल जो दस्तावेज है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो साथियों, इसका निर्माण NCERT के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए। बालक में ज्ञान की अंतःशक्ति और योग्यता का निर्माण, पाठ्यक्रम संविधान में दिए गए मूल्यों के अनुरूप, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करे या उपयुक्त सभी? बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? साथियों, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बालक के ज्ञान की अंतःशक्ति और योग्यता का निर्माण करने वाला होना चाहिए, पाठ्यक्रम संविधान में दिए गए मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए और विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करने वाला होना चाहिए, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्रारंभिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है? कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा, कक्षा 1 से 10 तक की शिक्षा, कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा या 6 से 8 तक की शिक्षा? बताइए साथियों। तो साथियों, जो प्रारंभिक शिक्षा का तात्पर्य है वह कक्षा से 1 से 8 तक की शिक्षा से है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नो डिटेंशन पॉलिसी का संबंध है धारा 14 से, धारा 16 से, धारा 17 से या धारा 15 से? बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों, जो नो डिटेंशन पॉलिसी है इसका संबंध धारा 16 से है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, असुमेलित का चयन कीजिए। धारा 25 छात्र शिक्षक अनुपात बताती है, धारा 28 पाठ्यक्रम निर्धारण एवं मूल्यांकन प्रणाली, धारा 22 विद्यालय की विकास योजना, धारा 10 प्रत्येक माता पिता या अभिभावकों का कर्तव्य? बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों, जो धारा 28 है यह पाठ्यक्रम निर्धारण एवं मूल्यांकन प्रणाली के बारे में क्या करती है? नहीं बताती है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, RT एक्ट अधिनियम 2009 जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ? 5 अगस्त 2018, 5 अगस्त 2019, 31 अक्टूबर 2019 या 31 अक्टूबर 2018? बताइए साथियों, जो RT एक्ट अधिनियम 2009 है वह जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ? तो 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ, यानी ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सृजनात्मकता की किस विशेष तकनीकी के अंतर्गत किसी समूह विशेष से बिना किसी रोक टोक, आलोचना, मूल्यांकन या निर्णय की परवाह किए बिना किसी समस्या विशेष के हल के विभिन्न प्रकार के विचारों एवं समाधानों को प्राप्त करने के लिए और फिर विचार विमर्श के बाद हल एवं समाधान तलाशने का प्रयत्न किया जाता है? क्रीडन तकनीकी द्वारा, मस्तिष्क उद्दीलन तकनीकी द्वारा, दल शिक्षण तकनीकी द्वारा या पैनल चर्चा तकनीकी द्वारा? बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर। सृजनात्मकता की साथियों किस विशेष तकनीकी के अंतर्गत बिना किसी रोक टोक के, आलोचना के, मूल्यांकन या निर्णय की परवाह किए बिना समस्या विशेष के हल के लिए विभिन्न प्रकार के विचारों एवं समाधानों को एकत्रित करते हुए फिर साथियों उनमें विचार विमर्श किया जाता है और फिर समाधान तलाशने की
क्या किया जाता है, प्रयत्न किया जाता है। तो साथियों यह किस प्रक्रिया में होता है, तो साथियों यह मस्तिष्क उद्दीलन तकनीकी की प्रक्रिया में होता है, यानी ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्रियात्मक अनुसंधान के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। इसका उद्देश्य विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार करना, इसमें अनुसंधानकर्ता विद्यालय शिक्षक प्रबंधक आदि होते हैं, इसकी समस्या का क्षेत्र संकुचित है, इसके द्वारा नए सिद्धांतों की खोज होती है। बताइए साथियों, क्रियात्मक अनुसंधान के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है, तो साथियों इसकी समस्या का क्षेत्र संकुचित है, यह कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। क्रियात्मक अनुसंधान के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है, ऑप्शन सी, इसकी जो समस्या का क्षेत्र है वह संकुचित नहीं है, इसका उद्देश्य विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार करना, बिल्कुल सही। इसमें अनुसंधानकर्ता विद्यालय शिक्षक और प्रबंधक आदि होते हैं, बिल्कुल सही। इसमें इसके द्वारा नए सिद्धांतों की खोज भी हो जाती है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, शिक्षा के क्रियात्मक अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान है ताकि अपने कार्यों में सुधार कर सके। उपयुक्त कथन संबंधित है मौले से, गुण से, स्टीफन एम कोरे से या राइट स्टोन से। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर, तो यह कथन साथियों स्टीफन एम कोरे से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मूल्यांकन के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। सतत व समावेशी मूल्यांकन को ही एक सार्थक मूल्यांकन माना गया है। निर्माणात्मक मूल्यांकन का प्रयोग विद्यार्थियों को पृष्ठ पोषण देने के लिए किया जाता है। मूल्यांकन बच्चों के सीखने व विकासात्मक पहलुओं के मानदंड पर आधारित मानचित्रण है। बार बार औपचारिक टेस्ट लेना सतत मूल्यांकन कहलाता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर, कौन सा कथन गलत है। साथियों जो बार बार औपचारिक टेस्ट लेना ये सतत मूल्यांकन कहलाता है, यह गलत है, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, स्वयं के द्वारा आकलन क्या कहलाता है। सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने का आकलन या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर, तो साथियों स्वयं के द्वारा जो स्वयं का आकलन है यह सीखने के रूप में आकलन कहलाता है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, वह परीक्षा जिसमें सत्यता से मूल्यांकन हो जाता है। मापी हुई योग्यता के मूल्यांकन में एक स्थायित्व होता है, वह समग्रता, वैधता, विश्वसनीयता या विभेद का। बताइए साथियों वह कौन सी परीक्षा, वह परीक्षा जिसमें सत्यता से मूल्यांकन हो जाता है। मापी हुई योग्यता के मूल्यांकन में क्या होता है, एक स्थायित्व होता है, तो वह साथियों विश्वसनीयता कहलाती है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। जब साथियों किसी चीज में विश्वास होगा तभी तो उसका स्थायित्व बढ़ेगा। साथियों आज के 30 क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। और साथियों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद साथियों।